हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लानर पे। तो फ्रेंड्स, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई से जीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले भी मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अच्छी बात इसमें ये रहता है कि थ्योरी बेस्ड टाइप क्वेश्चन रहते हैं और हर एक एग्जाम में आने की संभावना रहती है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी है मुंबई। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। जो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक होता है इसको बोलते हैं नाबार्ड। तो सबसे पहले पूछ देता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और किस समिति के द्वारा की गई थी। तो आइए इसके हम लोग देखते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को और जो समिति थी शिवरमन समिति थी। और देखिए यहाँ पे नाबार्ड का लोगो मैंने ले लिया है। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक होता है। तो सबसे पहले इसकी जो पूछता है, जो अध्यक्ष पूछ लेता है प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है। तो नाबार्ड के जो प्रत्यक्ष टाइम में अध्यक्ष हैं शाहजी के भी इसके अध्यक्ष हैं और इसका जो मुख्यालय हो जाए मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी है 2019, ऑप्शन सी है 2007, ऑप्शन डी है 2000। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2007। जो एटीएस इसको बोलते हैं, इसको एंटी टेररिज्म स्क्वाड बोलते हैं। इसकी स्थापना 2007 में हुआ था। और सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ हम लोग जान जाते हैं कि इसकी स्थापना क्यों किया गया था, क्या जरूरत थी इसकी एटीएस की स्थापना करने की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, उसको निपटाने के लिए इसकी स्थापना की थी 2007 में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत कौन सी है। जो पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन एक है प्रवर, ऑप्शन बी है कोर, ऑप्शन सी है परपटी, ऑप्शन सी है एथेनोस्फीयर, ऑप्शन डी है एथेनोस्फीयर। आप तो इसके जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परपटीज को बोलते हैं। तो आइए जो पृथ्वी की जो बाह्यतम संरचना है इसके बारे में हम लोग जानते हैं चित्र के माध्यम से। हमने देखिए यहाँ पे 2 चित्र मैंने लिया है। तो सबसे पहले जो ऊपर होता है भूपर्पटी हो जाता है, उसके नीचे जाएंगे तो प्रवार उसको बोलते हैं, फिर उसके नीचे जाएंगे तो बाह्य क्रोड होता है, फिर उसके नीचे जाएंगे आंतरिक क्रोड होता है। और आंतरिक क्रोड में ही फ्रेंड्स यहाँ पे भूकंप की गतिविधियाँ होती रहती हैं। देखिए यहाँ पे दोनों चित्र से आप देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आगे फिर देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तीस्ता नदी के जल विवाद किस देश के साथ है। जो तीस्ता नदी का जल विवाद है किस देश के साथ है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है भूटान। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन बी से है बांग्लादेश। जो तीस्ता नदी जल विवाद है बांग्लादेश के बीच है। और ये जो तीस्ता नदी है भारत के सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये पश्चिम मतलब बांग्लादेश से प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल में बहती है। तो होकर बहती है, तो वहीं पे जल विवाद इसका होता है। भारत और बांग्लादेश का जल विवाद है तीस्ता नदी के द्वारा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया। ऑप्शन एक है वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी है साधना, ऑप्शन सी है माधवाचार्य, ऑप्शन डी है रामानंद। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जितनी सारी बातें हैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि रिवीजन करने में आपको सही रहेगा एग्जाम टाइम। तो इसके जो देखिए यहाँ पे जो प्रतिपादक हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूछ लिया कि द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। द्वैतवाद के जो प्रतिपादक है माधवाचार्य हैं और अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य हैं। द्वैत के प्रतिपादक हैं निम्बरकाचार्य हैं। शुद्ध द्वैत के प्रतिपादक हैं वल्लभाचार्य हैं और विशिष्टा द्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य। तो सबसे पहले इसको याद करने का फ्रेंड्स तरीका मैं ये बता रहा हूँ आपको। जैसे राम जी विशिष्ट हैं, राम जी एक विशिष्ट और महान व्यक्ति थे, तो इसीलिए राम जी विशिष्टाद्वैत इसको याद कर सकेंगे। राम जी विशिष्टाद्वैत, जैसे रामानुजाचार्य हो गए तो विशिष्टाद्वैत है। शुद्ध द्वैताद्वैत है कि शुद्ध जो है वल्लभ जी शुद्ध थे, मतलब वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैताद्वैत आता है। शुद्ध द्वैताद्वैत के प्रतिपादक हैं वल्लभाचार्य। तो आइए फिर हम आगे फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील ना होने का गुण क्या कहलाता है। ऑप्शन एक है असिमेट्री, ऑप्शन बी है सिमेट्री, ऑप्शन सी है चिरैलिटी, ऑप्शन डी अचिरैलिटी। तो फ्रेंड्स सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर असिमेट्री। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फ्रेंड्स। सॉरी 8 है, लग रहा है 7 मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया। ऑप्शन एक है अब्दुल्ला, ऑप्शन बी है
मुजम खान, ऑप्शन सी है नादिर शाह, ऑप्शन डी है अहमद शाह अब्दाली। तो आप इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुआ था 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था। देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से तीसरी पानीपत की तीसरी लड़ाई है। तो जो अहमद शाह अब्दाली था, सबसे पहले पूछ देता है कि अहमद शाह अब्दाली जो था ये दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक था। अहमद जो अब्दाली था दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था और ये बहुत ही इसकी सेना जो थी बहुत शक्तिशाली सेना थी और इसने मराठों को हरा दिया। युद्ध में मराठों को भारी नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। और कब हुआ था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ था मराठों से और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में किसके पास होता है। मतलब अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में, जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे कानून बनाने का अधिकार किसका है। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संसद है, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल के मंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल, ऑप्शन डी है राज्य विधानमंडल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल। जो अनुसूचित क्षेत्र होता है वहाँ पर राज्यपाल वहाँ के कानून बना सकता है और वहाँ के देख रेख कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में हम लोग नीचे कुछ बातें लिखे हैं, जैसे किसी राज्य के राज्यपाल को 5वीं अनुसूची के द्वारा जो होता है प्रधान अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार है राज्यपाल को 5वीं अनुसूची के द्वारा। और ये जो राज्यपाल होता है अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के नियम बना सकता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ पे ये भी हो गया 5वीं अनुसूची हो गया। 5वीं अनुसूची के द्वारा संविधान में फ्रेंड्स 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और इस टाइम तो प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा हो गए हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स कि भारत में संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1946, ऑप्शन डी है 1945। तो इसके जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 1945 में हुआ था। 1945 में जो कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई, सबसे पहले कैबिनेट मिशन का ढांचा गढ़े गए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था और कैबिनेट मिशन के द्वारा। और सबसे इसमें अच्छी बात यह है कि जब गठन किया गया था तो इसमें सदस्य थे, कितने सदस्य कहाँ से थे, तो इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। जो प्रांतीय सदस्य थे सबसे पहले तो 389 प्रांतीय सदस्य थे, मतलब प्रांतों से जो थे 389 सदस्य थे और रियासत से जो थे 93 सदस्य थे और ब्रिटिश भारत के जो सदस्य थे 296 सदस्य थे। तो आइए फ्रेंड्स इसके बारे में मतलब कुछ और बातें और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हम लोग अनुच्छेद देखते हैं। तो अनुच्छेद सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि अब आरक्षण से रिलेटेड ये सब अनुच्छेद हैं और बार बार एग्जाम में पूछता रहता है। तो अनुच्छेद 330 है फ्रेंड कि लोकसभा अनुच्छेद पूछ जाएगा अनुच्छेद 330 में क्या है। तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST आरक्षण, यहाँ से आप इंपॉर्टेंट लगा जी एक क्वेश्चन पक्का है, यहाँ से 100% श्योर है, पूरा लिख के ले लीजिए। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण है। फिर अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में ST ST का आरक्षण, SC और ST का आरक्षण राज्य में, वहाँ पर लोकसभा यहाँ पर राज्य में। तो 30 और 32 में राज्य विधानसभा में। और अनुच्छेद 335 में सेवा व पद में SC ST का आरक्षण, सेवा और पद में SC ST का आरक्षण। फिर अनुच्छेद 338 और 338A में SC आयोग, फिर ST आयोग का इसमें है अनुच्छेद 300 आयोग है इसमें 338 और 338A में। फिर अनुच्छेद 338B है पिछड़े वर्ग आयोग, मतलब OBC अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। OBC और ST ST का पूछता रहता है, OBC का हो सके तो इस बार पूछ दे। अनुच्छेद 338B में OBC मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका जो संविधान संशोधन हुआ था 103वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया था, रिलेटेड इससे आरक्षण से रिलेटेड 338 में OBC से। तो फिर आइए हम लोग इसके फिर आगे देखते हैं। जो 343 है, 343 में भारत की भाषा व लिपि के बारे में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 243A और से O तक, 243A से O तक जो ग्राम पंचायत के बारे में दिया है। फिर हम ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का जो गठन होता है गांधीवादी के होता है और बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता ये समिति पंचायत से रिलेटेड है। तो देखिए आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। आपात के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पूछ देता है कि आपात कितने प्रकार का होता है। आपात 3 प्रकार का कौन कौन होता है, तो राष्ट्रीय आपात होता है, फिर राष्ट्रपति शासन होता है, फिर वित्तीय आपात होता है। तो सबसे पहले पूछ देता है कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपात जो होता है 352 अनुच्छेद में पूछ देता है कि 352 अनुच्छेद में क्या है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ देता है। तो 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात है। फिर 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, तो जो संविधान तंत्र जो विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन
लग जाता है वहाँ पे। फिर अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आज तक कभी वित्तीय आपात लगा नहीं है, भगवान करे कि लगे भी नहीं। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत कम समय में मैंने आपको इतनी अच्छी बातें बताई और मैं बहुत मेहनत करके बताऊँ मैं, क्योंकि खुद अपना क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर इसको प्रिंट करता हूँ, फिर इसके बाद आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप लोगों को। और मेरी मेहनत और मेरी क्लास अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वेल आइकन भी दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।